साल 2045 में तकनीक इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि वैज्ञानिक आर्टिफॉग नाम के बिल्कुल सटीक बायोमैकेनिकल अंग बनाना सीख लेते हैं। द यूनियन नाम की एक कंपनी इन्हें किश्तों पर बहुत सारे पैसों में बेचती है और अगर आपकी किश्त चूकी तो वे रीपोमैन को आपका शिकार करने और अंग को शरीर से बाहर निकालने के लिए भेजते हैं, जिससे जाहिर तौर पर आपकी मौत हो जाती है। रेमी इन्हीं रीपो बंदों में से एक है। वो एक घर के अंदर अपने टारगेट के लौटने का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वो आदमी अंदर आता है, रेमी उसे बताता है कि वो द यूनियन से है और एक खास टेजर से उसे ढेर कर देता है। वो अपनी वर्दी पर प्लास्टिक पहनता है, अपने औजार उठाता है और आर्टिफॉग निकालने के लिए उस आदमी को काट डालता है, जिसे फिर वो धोकर एक खास बैग में सील कर देता है। अगली सुबह रेमी घर पर अपनी पत्नी कैरल और बेटे पीटर के साथ चिल करते हुए अपने दिन की शुरुआत करता है। पीटर को स्कूल छोड़ने के बाद वो पूरे शहर में निकल पड़ता है, लोगों के आर्टिफॉग छीनता है और उन्हें मरने के लिए पीछे छोड़ देता है। इसके बाद वो द यूनियन के हेडक्वार्टर जाता है। अंदर रेमंड घटिया काम मिलने को लेकर रोना रो रहा होता है। अचानक फ्रैंक अंदर आता है और उस दिन इकट्ठा किए गए सभी अंगों को स्कैन करने के लिए उसे दूसरे कमरे में ले जाता है, जहां रेमी का सबसे पक्का दोस्त जेक भी उनसे मिलता है। बाद में कैरल सेल्स में ट्रांसफर न मांगने पर उसे ताने देती है और बाहर निकलने से पहले वे दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। बाद में रेमी और जेक बियर पीने बार जाते हैं और बात करते हैं कि किसी जान पहचान वाले का रीपो करना कैसा रहेगा, और इस पूरे दौरान रेमी का ध्यान लाउंज सिंगर बेथ पर ही टिका रहता है। कुछ दिनों बाद रेमी अपने घर के पीछे एक पार्टी रख रहा होता है, तभी जेक उससे एक मदद मांगता है। उसका एक क्लाइंट उधर ही आ रहा है और वो वहीं के वहीं उसका रीपो करना चाहता है। रेमी को शुरुआत में ये सही नहीं लगता, लेकिन जेक उसे अपने डबल कमीशन में से आधा हिस्सा देने का लालच देकर मना लेता है। सामने एक टैक्सी आकर रुकती है और जेक बीच सड़क पर ही पैसेंजर को काट डालता है और बाहर आते ही कैरल और पीटर उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। कैरल बुरी तरह भड़क जाती है और अपने बेटे के साथ बाहर निकलने से पहले उसे अपनी नौकरी और परिवार में से किसी एक को चुनने की चेतावनी देती है। उसी रात बाद में रेमी और जेक गश्त पर निकलते हैं और उस नई तकनीक के बारे में बात करते हैं जो ब्रेंडमेज वाले लोगों को एक कभी न खत्म होने वाली सपनों की दुनिया से जोड़ देती है। उनकी बात तब बीच में ही रुक जाती है जब जेक का स्कैनर नेस्ट का पता लगाता है, जो डिफॉल्ट करने वाले सैकड़ों क्लाइंट्स के अड्डे का उनका अपना दिया हुआ नाम है। वे डिग्गी से अपने सारे हथियार निकालते हैं, अंदर घुसते हैं और सामने आने वाले हर इंसान को टेजर मारना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो लोग आसानी से ढेर हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही भीड़ पलटवार करना शुरू कर देती है। रेमी चाकू से अपने हमलावरों को निपटाता है और जेक को ढूंढने जाता है, जिसे एक विशालकाय बंदा ढूंढ रहा होता है। रेमी उस बड़े बंदे को बेहोश कर देता है। 2 घंटे बाद वे इकट्ठे किए गए सभी अंगों और रीपो ट्रैकर्स को ब्लॉक करने वाले 2 स्कैनिंग जैमर्स के साथ फ्रैंक के दफ्तर वापस लौटते हैं। रेमी जेक को उसके घर छोड़ता है और उस काम के लिए निकल पड़ता है जिसे वो अपना आखिरी रीपो काम मान रहा होता है, अपने पसंदीदा म्यूजिशियन का रीपो करना। वो सिंगर को घर पर म्यूजिक पर काम करते और लाल पाउडर सूंघते हुए पकड़ता है, जिसे मौत का कोई डर नहीं है। रेमी उससे जमीन पर लेटने के लिए कहता है ताकि वो उसका दिल निकाल सके। उसे पहले डिफिब यूनिट का इस्तेमाल करके सिंगर का दिल रोकना होता है, लेकिन जैसे ही वो पैडल्स लगाता है, मशीन में खराबी आ जाती है और रेमी को जोरदार झटका लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो अस्पताल के बिस्तर पर होश में आता है, जहां जेक और फ्रैंक उसके पास खड़े होते हैं। वे हादसे का दोष खराब डिफिब पर डालते हैं और फिर उसे असली झटका देते हैं। रेमी का अपना दिल भी एक आर्टिफॉग से बदल दिया गया है। रेमी कहता है कि उसे वो मैकेनिकल दिल नहीं चाहिए। वो बिस्तर से कूदता है और जमीन पर खून बहाते हुए गिर पड़ता है। अस्पताल से बाहर निकलते ही वो सीधे घर जाता है, लेकिन अंदर नहीं जा पाता क्योंकि कैरल ने ताले बदल दिए हैं। वो दरवाजा खोलती है, उसे एक सूटकेस थमाती है और कहती है कि जिस पल उसने वो आखिरी काम लिया था, उसी पल उसने अपने परिवार के बजाय अपनी नौकरी को चुना था। रेमी जेक के यहाँ रुकने जाता है, जहाँ जेक उसे ड्रिंक्स ऑफर करता है, लेकिन रेमी सिर्फ सोना और आराम करना चाहता है। वह कुछ दिनों बाद काम पर वापस लौटता है और एक नया केस हाथ में लेता है। वो एक बंदे के घर में जबरदस्ती घुसता है और जब बंदा हाथापाई करता है तो उसका गला घोंट देता है, जिससे रेमी बुरी तरह थक जाता है और उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। जब सच में अंग काटने का समय आता है तो उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगते हैं और वो ऐसा कर ही नहीं पाता। अगले दिन वो अपने बच्चे की एक झलक पाने के लिए कैरल के घर के बाहर इंतजार करता है। वो पीटर को गले लगाता है और कैरल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे एक चिट्ठी थमा देती है जिसमें लिखा होता है कि उसके दिल की किश्तें पहले ही लेट हो चुकी हैं। बाद में जेक रीपो के काम के बारे में झूठ बोलने के लिए उसकी क्लास लगाता है और कहता है कि जब उसका दिमाग ठिकाने आ जाए तो वे फिर से टीम बना सकते हैं। जब उसकी आखिरी किश्त का नोटिस आता है तो जेक उसे घसीटकर एक नेस्ट में ले जाता है और उसके लिए 2 एक टारगेट को टेजर भी मारता है, लेकिन रेमी फिर भी ट्रिगर नहीं दबा पाता। गुस्से में आकर जेक वहां से निकल जाता है और उससे कहता है कि जब तक वो इस सब से बाहर न आ जाए और अपना कर्ज चुकाने लायक अंग इकट्ठा न कर ले, तब तक उसे अपनी शक्ल न दिखाए।
कुछ समय बाद रेमी बार वाले गाने की आवाज सुनकर जागता है। वो म्यूजिक का पीछा करता है और बेथ को पाता है जो बहुत बीमार लग रही होती है, इसलिए वो उसे एक मोटेल में ले जाता है ताकि जब तक वो डिटॉक्स करे वो उसका ख्याल रख सके। जब वो उसे स्कैन करता है तो देखता है कि वो आर्टिफॉग से भरी पड़ी है और हर एक अंक का रीपो बकाया है। जब बेथ आखिरकार होश में आती है तो मदद करने के लिए वो रेमी के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मार देती है। वो कहती है कि वे दोनों पूरी तरह से फंस चुके हैं, लेकिन वो उससे कहता है कि शायद ऐसा नहीं है। रेमी सिस्टम से उनका कर्ज मिटाने के लिए द यूनियन के हेडक्वार्टर में घुसता है, लेकिन जेक के पकड़ने से पहले वो उसके केवल एक ही अंक का कर्ज साफ कर पाता है। जेक बहुत गुस्से में होता है, लेकिन जब रेमी अपना टेजर उसे वापस सौंप देता है तो जेक उसे जाने देता है। रेमी और बेथ गाड़ी चलाकर शहर के सुनसान किनारे पर जाते हैं, कार को आग लगा देते हैं और एक पुरानी सुनसान इमारत में छिप जाते हैं। इस बीच द यूनियन में फ्रैंक रेमी की फाइल जेक को सौंपने की कोशिश करता है, लेकिन जेक मना कर देता है और बाकी सभी रीपो बंदे भी इसे लेने से इनकार कर देते हैं। दिन बीतते जाते हैं और रेमी और बेथ कबाड़ से सामान जुटाकर उस जर्जर जगह को एक आरामदायक छोटे से अड्डे में बदल देते हैं। एक रात जब वो बताती है कि उसे ये सारे आर्टिफॉग कैसे मिले तो वे एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में सो जाते हैं। हफ्तों बाद बेथ अपने आर्टिफॉग कानों का इस्तेमाल करके बाहर की एक अजीब आवाज सुनती है और चूंकि रेमी उसे नहीं सुन पाता इसलिए वो उसे सुनाने के लिए अपने सिर में हेडफोन लगा देती है। वह आवाज रेमंड की निकलती है जो इमारत के अंदर आ रहा होता है। वे अपना सामान एक ऐसे कमरे में ले जाते हैं जहां फर्श में एक बड़ा सा गड्ढा होता है और उसे एक चादर से ढक देते हैं। रेमंड के अंदर आते ही बेथ दरवाजे के पीछे छिप जाती है, जबकि रेमी नॉर्मल होने का नाटक करता है और रेमंड रेमी का इतना आसान शिकार होने पर मजाक उड़ाता है। रेमंड अपना हथियार निकालता है, कुछ कदम आगे बढ़ाता है और सीधे उस गड्ढे में नीचे गिर जाता है। जब बेथ उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है तो वह भी नीचे गिर जाती है और उसका नकली घुटना टूट जाता है। रेमंड अपने टेजर की तरफ हाथ बढ़ाता है, इसलिए रेमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। वे रेमंड की कार चुराते हैं और सामान लेने वापस शहर जाते हैं, लेकिन बेथ मिले हुए कुछ जुगाड़ू औजारों से अपने घुटने की मरम्मत खुद ही कर लेती है। द यूनियन के पार्किंग गैराज में रेमी फेफड़े के बड़े से कॉस्ट्यूम में एक बंदे को स्मोकिंग ब्रेक लेते हुए देखता है और बिना नजर में आए अंदर घुसने के लिए वो सूट चुरा लेता है। वो फ्रैंक के दफ्तर में घुसता है, उसे 2-4 घूंसे मारकर गिरा देता है और अपने पीछे आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए चेतावनी के तौर पर रेमंड के रीपो टैटू वाली चमड़ी का टुकड़ा उसे थमा देता है। रेमी सिस्टम से अपना नाम हटाने की मांग करता है, लेकिन फ्रैंक समझाता है कि रेमी के आखिरी कारनामे के बाद सिस्टम अपग्रेड हो चुका है। अब कर्ज सिर्फ असली अंक को स्कैन करके ही साफ किया जा सकता है। फ्रैंक उससे सौदा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेमी उसे बेहोश कर देता है, सिग्नल जैमर्स छीनता है, बेथ के पास वापस जाता है और उससे कहता है कि वे देश छोड़कर भाग रहे हैं। जैसे ही फ्रैंक को होश आता है वो जेक को खुद रेमी का शिकार करने का हुक्म देता है। एयरपोर्ट पर रेमी और बेथ सुरक्षा से बचने के लिए जैमर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पकड़ लिया जाता है जब एक दूसरा यात्री बेथ के पैर से खून बहते हुए देख लेता है। सुरक्षा दफ्तर में जाते समय रेमी चुपके से जैमर्स को कूड़ेदान में फेंक देता है। जब एक गार्ड बेथ के घुटने पर पट्टी बांधने की तैयारी कर रहा होता है तभी 2 रीपो बंदे वहां आ पहुंचते हैं, रेमी को स्कैन करते हैं और एक जोरदार अलार्म बज उठता है। वे दोनों तेजी से हरकत में आते हैं और गार्ड्स के साथ एक खतरनाक मारपीट शुरू कर देते हैं। वे कमरे से बाहर भागते हैं और जेक से टकरा जाते हैं, लेकिन वो एक बंद सुरक्षा गेट के पीछे फंसा होता है, जिससे रेमी बेथ को लेकर इमारत से बाहर भाग निकलता है। वे कार में बैठते हैं और बेथ के पुराने प्रेमी एडम से मिलने के लिए झुग्गी झोपड़ियों की एक संदिग्ध इमारत की तरफ तेजी से निकल जाते हैं, जो अंगों का एक अंडरग्राउंड डीलर है। एडम बेथ के घुटने की सर्जरी के लिए उन्हें अल्वा के पास भेज देता है। जब वे ऑपरेशन के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां 2 अल्वा है, एक बड़ी लड़की जो एनेस्थीसिया संभालती है और एक छोटी बच्ची जो असल में सर्जरी करती है। रेमी बच्ची के इतने छोटे होने पर घबरा जाता है, लेकिन छोटी अल्वा अपना काम बहुत अच्छी तरह जानती है और काम निपटा देती है। कुछ घंटों बाद बेथ के होश में आने पर वे एडम के ठिकाने पर वापस जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उसका रीपो हो चुका है और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। जेक सायों से बाहर निकलता है और रेमी को काम पर वापस लौटने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रेमी ये कहते हुए मना कर देता है कि अब वो बदल चुका है। जेक एक बड़ा धमाका करता है और मानता है कि वो कोई हादसा नहीं था, उसने डिफिब्रिलेटर के साथ गड़बड़ी की थी ताकि रेमी कर्ज में डूब जाए और सेल्स में न जा सके। दोनों के बीच खतरनाक हाथापाई शुरू हो जाती है और हालांकि शुरुआत में दोनों बराबर लगते हैं, आखिरकार जेक रेमी पर हावी हो जाता है और उसे दीवार के पार फेंक देता है। वो रेमी को यहाँ वहाँ पटकता है, लेकिन जेक के बेहोश करने से पहले रेमी चाकू निकालकर जेक के पैर में घूम देता है। बेथ रेमी को हिलाकर जगाती है, जिसने जेक को टेजर मार दिया था, और वो उसे चेतावनी देती है कि उन्हें निकलना होगा क्योंकि इमारत पर एक बड़ा रीपो छापा पड़ रहा है। वे गलियारों से होकर भागते हैं, जबकि सैकड़ों लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे होते हैं
और जैसे ही वे एक बंद रास्ते पर पहुंचते हैं, रोडिशिया जो एक विद्रोही नेता है उन्हें एक गुप्त बंकर में खींच लेती है। रेमी का रीपो टैटू देखकर वो उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन वह अपनी छाती पर सर्जरी का बड़ा सा निशान दिखाकर उसका भरोसा जीत लेता है। रेमी को नींद नहीं आती, इसलिए वो बाहर भटकने लगता है जहाँ लाशों के ढेर पड़े होते हैं, जिनमें छोटी अलवा भी शामिल है। अगले दिन वो बेत से कहता है कि चाहे वे कहीं भी भाग जाएं, कोई भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो द यूनियन के हेडक्वार्टर में घुसकर पूरा सिस्टम साफ करके इसे हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है। रेमी और बेथ फ्रैंक की कार में उस पर घात लगाकर हमला करते हैं, उसे टेजर मारते हैं और सीधे द यूनियन हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाते हैं। रेमी 2 गार्ड्स को टेजर मारता है, तीसरे को गोली मारता है, सिक्योरिटी कैमरे को उड़ा देता है और अंदर जाने के लिए रेटिना स्कैनर को बाईपास करने के वास्ते फ्रैंक की आंख का इस्तेमाल करता है। वे गार्ड से बचते हुए अंदर भागते हैं और अनजाने में सीधे एक ऐसी लैब में पहुंच जाते हैं जो आर्टिफैक्ट्स पर काम कर रहे वैज्ञानिकों से भरी पड़ी है। ज्यादातर वैज्ञानिक तो उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक बंदा उठता है और पिछले दरवाजे से खिसक जाता है। रेमी उसे आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अंदर घुस आते हैं और इस गोलीबारी में कई वैज्ञानिक मारे जाते हैं। रेमी और बेथ उसी रास्ते से बाहर निकलकर डेटाबेस मेनफ्रेम तक जाने वाले गलियारे में पहुंचते हैं, लेकिन वहां रीपो बंदों और सुरक्षा गार्ड्स के एक दस्ते का कड़ा पहरा है। वहां पूरी तरह से खून खराबा मच जाता है। बेथ गार्ड्स पर वार करने के लिए दीवार से कुल्हाड़ी उठा लेती है, जबकि रेमी गोली चलाने वालों को ढेर कर देता है और अपनी खाली बंदूक फेंककर अपने चाकुओं से रीपो बंदों को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। वो उनमें से ज्यादातर को आसानी से निपटा देता है, लेकिन जब वो जमीन पर फंस जाता है तो बेथ पर चिल्लाकर आरी मांगता है और उससे बाकी बचे लोगों को ढेर कर देता है। इसके बाद वे डेटाबेस रूम का ताला खोलने के लिए बेथ की नकली आंख को स्कैन करते हैं और जैसे ही फ्रैंक और जेक भागते हुए आते हैं, वे दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर उन्हें समझ आता है कि मेनफ्रेम सिर्फ अंदरूनी अंगों के स्कैन स्वीकार करता है, यानी अपना कर्ज मिटाने का अकेला रास्ता ये है कि वे खुद को काटें और सीधे अपने अंगों को स्कैन करें। दर्द कम करने के लिए थोड़ा लाल पाउडर सूंघकर वे खुद पर ही ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। पहले रेमी के दिल को स्कैन करके उसकी मरम्मत करते हैं, फिर बेथ के एक एक करके सारे साइबरनेटिक इम्प्लांट स्कैन करते हैं। जब तक फ्रैंक और जेक बाहर मरे पड़े गार्ड का अंग काटकर अंदर घुसते हैं, तब तक रेमी बेथ के आखिरी आर्टिफैक्ट को स्कैन कर रहा होता है। फ्रैंक जेक को उनका काम तमाम करने का हुक्म देता है, लेकिन जब रेमी उससे कहता है कि बेथ उस हर जान से ज्यादा कीमती है जो उसने आज तक ली है, तो जेक का दिल पिघल जाता है। जेक फ्रैंक को चाकू घूमकर मार डालता है। बेथ को होश में लाने के लिए रेमी की तरफ एड्रेनालाइन का एक इंजेक्शन फेंकता है और जब मेनफ्रेम उनसे स्कैन किए गए अंगों को ट्रे में रखने के लिए कहता है, तो जेक इसकी जगह 2 जिंदा ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे पूरा सिस्टम ही उड़ जाता है और इस तरह हर ग्राहक का कर्ज पूरी तरह से साफ हो जाता है। कुछ समय बाद रेमी, बेथ और जेक एक धूप से भरे समुद्र तट पर आराम कर रहे होते हैं। अचानक जेक हवा में गायब हो जाता है और समुद्र में टीवी जैसी खराबी आती है और फिर सब सामान्य हो जाता है। पता चलता है कि रेमी असल में कोमा में है। एडम के ठिकाने पर जेक के बेहोश करने के बाद वो कभी होश में आया ही नहीं था। जेक ने उस छापे से मिले अंगों का इस्तेमाल रेमी का कर्ज चुकाने और उसे न्यूरल नेट से जोड़ने के लिए किया था और बेथ का ध्यान रखने से पहले उसे आखिरी बार अलविदा कहा था। अब रेमी को हमेशा के लिए अपने ही दिमाग के अंदर एक खुशहाल जिंदगी जीने का मौका मिल जाता है। Please like and subscribe.